नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कुलाधिपति राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालय सभागार में 34 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए। वहीं 18,129 शिक्षार्थियों को स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि और 6 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन और विश्वविद्यालय की इंग्लिश के बाद हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज का दिन बहुत अहम है। आज 18,129 छात्र छात्राओं को डिग्री और अन्य छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि अब ये छात्र प्रदेश के साथ ही देश के विकास में अहम भूमिका अदा करेंगे। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपका जो फोकस है शिक्षा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन किया है, जिसके अंदर में 18,416 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। उनमें से 36 को गोल्ड मेडल और 4 को पीएचडी दिया गया। ये एक बहुत सुंदर साधन है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में डिजिटाइजेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, जिससे कि हम अपने दूर दराज, स्पेशली उत्तराखंड के इलाके जो हैं, तो दूर दराज ग्रामीण इलाके, सोल्जर्स, महिला, विकलांग, उनके लिए एजुकेशन का एक बहुत सुंदर सिस्टम है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो यहाँ का कैंपस नेटवर्क है वो यूनिवर्सिटी ने बहुत ही सुदृढ़ किया है। जो डिजिटाइजेशन के जो स्टडी मटेरियल है, कार्यक्रम है, उसके अंदर में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। देहरादून में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवाओं को अनेक नवाचार के अवसर मिल रहे हैं। युवाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वामी जी को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से आज भारत भी, हमारा देश भी आज दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ की 65% आबादी 42 वर्ष से कम के लोगों की है। और दुनिया के सबसे युवा देशों में से भारत हमारा एक देश है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि आज प्रदेश में खेल के साथ साथ युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाएं दी हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में इस दिशा में कई कार्य हो रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि आज 27,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। खेल के क्षेत्र में भी राज्य के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं दी जा रही है। राज्य के अंदर नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। देखिए, सर्वप्रथम सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। उनकी पूरी जीवन जो है युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका एक एक अक्षर जो है युवाओं को ऊर्जावान, प्रेरणावान और किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं उस दिशा में मार्गदर्शन देता है। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के द्वारा नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को, जिन्होंने कई सारे कार्य क्षेत्रों में बेहतरीन काम किए हैं, आज उनको इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें आज सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जिन्होंने बेहतरीन रील जो 90 सेकंड या 60 सेकंड की जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जागरण का काम किया है, ऐसे लोगों को भी आज यहाँ पर सम्मानित हुआ है। मैं समझती हूँ कि लगातार सरकार की ओर से हो
माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हो, विभाग की ओर से हो, ये सतत कोशिश है कि हमारे युवाओं को जो है स्वरोजगार से लेकर आत्मनिर्भरता से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर हर प्रकार से उनको हम सहयोग दे पाए, उसके लिए हम तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। और युवाओं को ये दिन आज समर्पित है। निश्चित रूप से युवा जो है स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी से प्रेरणा लेते हुए निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनी पाठक ने विवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा कि जो गलत है वो गलत ही होता है और उसे सही ठहराने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति ने किसी आधिकारिक मंच पर नहीं बल्कि एक बैठक के दौरान मजाकिया लहजे में बात कही थी और बाद में सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली थी। अनी पाठक ने कहा कि इस पूरे प्रकरण से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि गिरधारी लाल साहू ना तो पार्टी के कार्यकर्ता और ना ही किसी संगठनात्मक पद पर हैं। ये उनका व्यक्तिगत विचार था और यदि किसी को ठेस पहुंची है तो उस पर खेद व्यक्त किया गया है। ऐसे में मुद्दों को अनावश्यक रूप से तूल देना उचित नहीं है। देखिए, जो गलत है वो गलत ही होता है। वो किस इंटेंशन से बोले, किस इंटेंशन से नहीं बोले, लेकिन उनका लहजा एकदम मजाकिया था और उसके बाद उन्होंने आकर माफी भी मांगी है। और भारतीय जनता पार्टी का इससे किसी भी प्रकार का लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि गिरधारी लाल साहू जी ने ना तो कोई भी संविधान की शपथ ली है, ना तो वो हमारे किसी प्रकार के कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के किसी भी पद पर हैं। तो वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार था। जिस प्रकार से एक बैठक थी, उस बैठक में हास्यास्पद तरीके से उन्होंने सब चीजों को बोला है, तो उसमें विरोध किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आकर माफी भी मांगी है। तो उसके बाद वो क्या करती है कांग्रेस, क्या नहीं करती है, वो उनकी अपने निजी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को अपने निजी अधिकार उपयोग करने का पूरा अधिकार होता है। उत्तराखंड बंद को फ्लॉप बताते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राजनीति के चश्मे से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी मिल नहीं सकता। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार से वातावरण पूरे प्रदेश में बनाया गया और बंद की कॉल दी गई वो पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने उत्तराखंड बंद को फ्लॉप बनाया। देखिए, राजनीति के चश्मे से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी मिल नहीं सकता है। अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बनाया गया और बंद की कॉल दी गई, वो बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूँ, ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त करता हूँ, व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की राजनीति का अंजाम देने वाले, इस प्रकार राजनीति को प्रोत्साहित देने वालों को एक प्रकार से मैं हतोत्साहित किया है और बंद पूरी तरह फ्लॉप। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बीजेपी विधायक खजान दास से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान विधायक ने कहा कि आज उत्तराखंड का युवा आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। वहीं अंकिता हत्याकांड और जन जन सरकार विषय पर भी बीजेपी विधायक खजान दास से हॉर्नबिल टीवी ने की खास बातचीत। भाजपा विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहे हैं, किस रूप में चला रहे हैं और कितना फायदा मिल रहा है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से चल रहा है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, जिस तरह से जो है जो रिस्पांस मिल रहा है उसमें अधिकतम अभी तक जितने भी जिले हुए हैं उन जिलों में 1.5 लाख लोगों ने वहाँ पे हिस्सा लिया है। उनकी समस्याओं को सुना गया और उसका निराकरण भी किया गया है। और इसलिए ये हालांकि पहले से भी था, परंतु इस समय जो सेवाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिले में दी है, अपने आप भी जाकर के स्वयं भी और माननीय मंत्रीगण भी जा रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक लोग जा रहे हैं और हमारी पूरी सरकार यानी कि जो जिले की सरकार है वहाँ पर होती है और जो जिसकी भी समस्या है उसका निराकरण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिया गया है और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर, राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ, किस रूप में आप देख रहे हैं? युवाओं को कितना प्रेरित करते हैं इस तरह के कार्यक्रम? और देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इस अवसर पर जो युवाओं के एक प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी ने दी है उसको हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जिस तरह से उनका जो शिकागो का जो भाषण उनका हुआ एक प्रेरणा देने लायक था और आज युवाओं को
उनकी बात को, उनकी किताब को, उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इसीलिए जो हमारा विकसित भारत का जो एक संकल्प लिया है, उस संकल्प तक हम पूर्णतः पहुंचेंगे, ये मेरा कहना है। सर, सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री धामी की ओर से दी गई और विपक्ष लगातार मुद्दा भी बना रहा है, सिटिंग जज की निगरानी में जांच की बात कह रहा है, किस रूप में आप देखते हैं, क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और अब चुनाव का वर्ष भी है और इसीलिए इनके पास ये मुद्दा विहीन है। कोई ना कोई मुद्दा उठाएंगे, चाहे कितना भी काम अच्छा काम सरकार करेगी, किंतु वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और जिस तरह से ये सीबीआई वाला मामला, अंकिता जी उत्तराखंड की बेटी थी, उसके प्रति किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं है, कहीं पे गुंजाइश ये नहीं है कि कहीं पर हम उनके साथ भेदभाव की बात नहीं करेंगे, न भेदभाव होगा। राजनीति के तहत इसको अलग रखेंगे। अंकिता जी के लिए जो भी डिसीजन होगा वो सरकार उचित फैसला करेगी और सीबीआई उनको छोड़ेगी नहीं, चाहे दोषी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सीबीआई उसको छोड़ेगी नहीं। और अंततः वो जेल के अंदर अभी है ही हैं कुछ लोग, 3 लोग अभी जेल के अंदर है, आजीवन कारावास भुगत रहे हैं, किंतु आगे भी अगर इस परिधि में कोई आता है उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जल्दी होगा। आपने कहा स्वदेशी संकल्प भी जिस तरह से आप लोग ले रहे हैं, किस तरह के संकल्प लिए गए? स्वदेशी को लेकर के एक नारा है भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का। इसलिए स्वदेशी को अपनाने के लिए जिस तरह से एक प्रेरणा दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। जी धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत कर रहे थे खजान दास जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह की जो चीज़ें हैं वो राज्य में हो रही हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि आभा आईडी केंद्र सरकार की एक अभिनव पहल है, जिससे मरीजों का मेडिकल डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा। आभा आईडी के जरिए मरीज का रजिस्ट्रेशन और पूरा मेडिकल रिकॉर्ड एक ही आईडी से जुड़ा होगा, जिससे बार बार पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि रोजाना ओपीडी में आने वाले 2,500 से 3,000 मरीजों को मैनेज करने में सिस्टम भीड़ कम करने और समय पर इलाज देने में मददगार होगा। देखिए, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है, जो कि हम अपना मेडिकल डेटा को मैनेज करने के लिए पेशेंट के। इसमें होना क्या है कि एक आभा आईडी के थ्रू सबका रजिस्ट्रेशन बनेगा। मरीज को इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं कि उसके सारे डेटा उसे अब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आभा आईडी के थ्रू उसके कार्ड में स्टोर रहेंगे, तो जब भी कहीं किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो डायरेक्टली उस कार्ड के थ्रू हो जाता है। हमारे सेटअप में इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ओपीडी करीब 2,500 से 3,000 के आसपास जा रही है पर डे की लगभग। तो 6 घंटे के अंदर 2,500 से 3,000 पेशेंट्स को मैनेज करना, उनका टाइमली पर्चा बनना, भीड़ को कम से कम हो और मरीज़ को दिक्कत ना हो, इसके लिए इसकी बहुत हेल्प होने वाली है। इसके थ्रू मरीज़ ऐप डाउनलोड करके घर पे ही अपना पर्चा बना सकता है, अपना टोकन लेके यहाँ पे अपना पर्चे की प्रिंट आउट लेके अपना जिस भी करस्पॉन्डिंग जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखा सकता है। शुरू में थोड़ी दिक्कत ये आती है कि इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। आपका वैलिडेटेड फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है और आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। तो जब शुरू में जैसे पेशेंट आ रहे हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट के पास आधार कार्ड नहीं रहते या वैलिडेटेड नंबर नहीं है, तो कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास अभी दोनों सिस्टम चल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने न्याय पंचायत स्तर पर सरकार के कार्यक्रम को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 9 साल तक सरकार की जनता के बीच जाने की याद नहीं आई और अब चुनाव नजदीक आते ही न्याय पंचायतों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रीतम सिंह ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, महंगाई, किसानों की आय दोगुनी न होने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि खनन, शराब और भूमि माफिया सरकार चला रहे हैं। देखिए, आप मुझे बताइए ना, 9 साल इस सरकार को बने हुए हो गए हैं, 9 साल तक इन्हें याद नहीं आया कि सरकार जनता के द्वार, अब जब चुनाव है तो सरकार जनता के द्वार जा रही है।
और जब जनता के द्वार जा रही है तो जनता प्रश्न पूछ रही है और पूछ रही है कि बताइए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इस प्रदेश के अंदर महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं और उन अपराधों में भाजपा के लोग शामिल हैं। महंगाई अपने चरम पर है। आपके सामने किसानों की आय दोगुना होगी, अभी तक दोगुना नहीं हो पाई है। भ्रष्टाचार अपने आप में चरम पर है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहे हैं। एक बात हो तो मैं कहूँ, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है और भ्रष्टाचार में किन लोगों को पकड़ा जा रहा है? जो छोटी मछलियाँ हैं, जो मगरमच्छ हैं, उन पर जो है कब कार्रवाई करेगी सरकार, बताए ना। ये सिंगल विंडो सिस्टम का जो खेल इस प्रदेश के अंदर खेला जा रहा है, उत्तराखंड के लोग इसे देख रहे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि गिरधारी लाल साहू के कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में जब वो डालनवाला थाने पहुंची तो पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती की। ज्योति रौतेला ने कहा कि उन्होंने 2 तारीख को गिरधारी लाल साहू के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बयान ने बिहार समेत पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि तहरीर देने और शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर पुलिस लाइन भेज दिया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। देखिए, इस प्रदेश में मैं बोलती हूँ कि इससे बुरा वक्त कभी नहीं आ सकता कि महिलाओं के अधिकार की, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए एफआईआर दर्ज कराने आए और आज ये पुलिस हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रही है, हमारे महिलाओं के कपड़े फाड़ रही है, हम लोगों को जोर जबरदस्ती उठा रही है। हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि गिरधारी लाल साहू जिसने महिलाओं को बिकाऊ बताया, जिन्होंने महिलाओं के व्यापारीकरण की बात करी, उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की जाए। लेकिन यहाँ पे पुलिस हमें जोर जबरदस्ती से उठा रही है, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रही है। ये धामे की पुलिस बिक चुकी है और इन लोगों ने आज हमारे साथ बदसलूकी की, हमारी महिलाओं के साथ बदसलूकी करी। हम लोग सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे। हम लोग सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने आए थे। जिस तरीके से पुलिस आज हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रही है, ऐसे तो इन्होंने आतंकवादी और क्रिमिनल्स नहीं करे। इसी पुलिस प्रशासन की वजह से कल हमारे प्रदेश में किसान ने अपनी जान दी। और अगर ये हालत है तो हम भी अपनी जान लेने को तैयार है। अगर इस प्रदेश की पुलिस इस तरीके का रवैया हमारी महिलाओं के साथ अपना रही है तो। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में पहले ही कई तरह की समस्या है, जिसे दूर करने का दावा किया जाता है। पहाड़ की समस्याओं का पहाड़ में ही निस्तारण हो, इसके लिए पटवारियों की नियुक्ति की गई है। लेकिन उत्तरकाशी में 3 पटवारी चौकियां इन दिनों खाली है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर काम के लिए मुख्यालय जाना पड़ता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार जन जन के द्वार अभियान चला रही है, जिसमें दूर दराज के लोगों की समस्याओं के हल का दावा किया जा रहा है। इधर उत्तरकाशी के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कई सालों से पटवारी चौकी में नहीं बैठ रहे हैं, जिससे गांव के लोग परेशान हैं और किसी भी काम के लिए उन्हें कई किलोमीटर का सफर कर मुख्यालय आना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर पूरे प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के नाम से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पटवारी चौकियां खाली पड़ी हैं, लिहाजा ग्रामीण तहसील के चक्कर मारने को मजबूर हैं। स्थिति ये है कि चौकी तो बना दी गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ पे कोई पटवारी नहीं, उनका ना कोई 4th क्लास वाला कोई भी वहाँ पे यहाँ पे रहता ही नहीं है। और हमें उत्तरकाशी भागना पड़ता है, कोई भी हमें कागज बनाने पड़ते हैं तो उत्तरकाशी जाना पड़ता है, धोतरी जाना पड़ता है यहाँ से खर्च करके, जो कि हमारा कम से कम 150 से 200 रुपये खर्चा आता है। तो हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम वहाँ पे पटवारी के पीछे जाएं कोई भी काम करने के। लेकिन यहाँ पे जब चौकी बना दी है तो यहाँ पे पटवारी को बैठना चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये है कि वर्तमान स्थिति क्या है इस पटवारी चौकी की सर खंडर स्थिति है, पूरा खत्म हो चुकी है चौकी, तो बिल्डिंग पूरी खत्म हो चुकी है वो, क्योंकि काफ़ी से पैसा लगा है लेकिन वहाँ पे कोई रहा ही नहीं, कोई कर्मचारी। तो ऑटोमेटिक जंगल में चौकी है, बाघ वूघ देर चले जाते हैं अंदर इसके, तो काफ़ी डर है। झाड़ी चारों तरफ आप देख सकते हैं, आप कैमरा घुमा सकते हैं कि चारों तरफ झाड़ी है, तो कौन कर्मचारी यहाँ पर रहेगा जब वहाँ पे उनका कोई चौकीदार ही नहीं है वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की।
और काफ़ी लोगों ने वादे किए लेकिन वादे खत्म हुए। और मुख्यमंत्री दामोदर जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी पटवारी को यहाँ पे रखें चौकी पे, और इस चौकी का वो करें, पुनर्निर्माण करें, और हॉस्पिटल की जो समस्या थी वो आपको बताई थी हमने। उत्तरकाशी के डूंडा विकास खंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र गांजड़ा की बात की जाए तो यहाँ लाखों रुपए खर्च करके कमद, श्रीकाल खाल और रातलधार में पटवारी चौकियों का निर्माण किया गया था। पर इन चौकियों के निर्माण होने के कई सालों बाद आज तक यहाँ पर कोई भी पटवारी नहीं बैठा, जिसके कारण ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक छोटे से कागज के लिए उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो सबसे पहले आज से 15 साल पहले चौकी बनी थी, ना तो यहाँ पे पटवारी बैठता है ना उसका चपरासी बैठता है। दूसरी बात ये है कि ये देखो, इसका आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की क्या हालत है, ना उसमें दरवाजे ना खिड़की, क्योंकि इसमें कोई बैठता ही नहीं। ये हालत है क्योंकि पटवारी को चाहिए मुख्यालय उत्तरकाशी में बैठना। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द यहाँ पे पटवारी और उसका वो आए। आज तक कोई बैठे नहीं यहाँ पे? कोई नहीं आता। आप देख ही सकते हैं, आप लाइव दिखा सकते हैं क्या हालत है पटवारी चौकी का, आप देख ही सकते हैं इसकी ये हालत है सिरकाल खाल। जब हमारी टीम ने तहसीलदार डूंडा अर्पिता गरखाल से इस बारे में जानकारी ली तो उनका कहना है कि क्षेत्र में पहले पटवारियों की कमी थी, जिसके कारण एक पटवारी के पास कई गांव का चार्ज था, जिससे इन चौकियों पर पटवारी नहीं बैठ पा रहे थे। और अब क्षेत्र में नए पटवारी आ गए हैं जो अब यहाँ बैठना शुरू कर देंगे। वहीं गंगोत्री क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने तुरंत पटवारियों को हफ्ते में 3 दिन इन चौकियों में बैठने का निर्देश दिया। तो दिक्कतें तो आती, तो मध्यस्थता में उसने डेरा बनाया था। तो अब जो हमारी यहाँ पर आज इस जन जन के द्वार हमारी सरकार के द्वारा जो यहाँ पर अभी लोगों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए, उसमें जो सिरकाल खाल का जो हमने पटवारी चौकी देखी, वास्तव में उसमें झाड़ियाँ वगैरह हो रखी है, उसकी स्थिति खराब है, तो उसको सही कराने के लिए कह दिया। और उसमें ये तय किया गया कि लगभग जो है शुक्रवार और शनिवार को दोनों जगह, चाहे हमारी क्या है मट्टी रातलदार में जो पटवारी चौकी बनी हुई है वहाँ पे भी 2 दिन जो है वहाँ पे बैठेंगे, और 2 दिन जो हमारी जो सिरकाल खाल वाला जो क्षेत्र है उसमें जो है पटवारी बैठेंगे, ताकि लोगों की समस्या वहीं पे सॉल्व हो। और बाकी तहसील स्तर पर वो बैठेंगे धौंतरी में। तो इस तरह के जो है वो बनाए गए हैं, तो इसका पूरा विश्वास, इसका पालन किया जाएगा। तहसीलदार को साफ निर्देश किए गए हैं कि इसको जो है अमली जामा पहनाकर वहाँ के लोगों की जो जन भावना है कि पटवारी वहाँ पे नहीं बैठते और हमें जो है दर दर की ठोकर खानी पड़ती, तो कहीं न कहीं उसका निराकरण होगा। पटवारी के नहीं बैठने पर अधिकारी से लेकर विधायक की अपनी अपनी दलीलें हैं और ग्रामीणों की समस्याएं अलग हैं। लिहाजा सवाल ये उठ रहा है कि लाखों रुपए खर्च कर भवनों का निर्माण क्यों किया गया था। उद्घाटन के इंतजार में जर्जर हालत में खड़ी इन चौकियों में अधिकारी क्यों नहीं बैठ रहे हैं। जब इन भवनों की स्थिति ठीक भी हो जाए तो क्या गारंटी है कि इन जर्जर भवनों में अधिकारी बैठेंगे। विगत कई वर्षों से यहाँ पे जो बिल्डिंगें थी यहाँ पे चौकी की, जो वो काफ़ी मतलब डैमेज थी, और अब उसको जो है सरकार द्वारा सही करवाया गया। और अब जो है हमने यही मांग करी है तहसीलदार महोदय से और माननीय विधायक जी से कि यहाँ पे जो है पटवारी जो है अपने स्थान पर बैठ सकें। क्या होता था अब तक? देखो अब तक क्या है कि भैंस जैसे दूर दराज से लोग जो है पहले रातों रात तक आते हैं, फिर यहाँ से धौंतरी जाते हैं, फिर वो मतलब पूरा दिन उनका जो है एक पटवारी से मिलने में ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अगर पटवारी जी नहीं मिले वहाँ पे या कोई कहीं वो जा रखे हो तो वो अपनी मतलब काम उनके जो है अधूरे रह जाते हैं, फिर उनको मतलब बार बार वहाँ चक्कर मारना पड़ता है। अगर स्थान में कभी दिन जो है सप्ताह में कुछ दिन ऐसे फिक्स हो उनके कि जिससे जो है जनता की समस्याएं सब सॉल्व हो सकती है। उत्तराखंड में पटवारियों के पास खसरा खतौनी जैसे रिकॉर्ड रखना, जमीन की माप करना और मालिका हक की जानकारी दर्ज करने के साथ ही जमीन का टैक्स यानी लगान और सिंचाई शुल्क वसूलना, जमीनी विवादों में मध्यस्थता करना और रिपोर्ट देना तक का अधिकार है। पहाड़ी क्षेत्रों में राजस्व पुलिस के रूप में कार्य करना और छोटे मोटे अपराधों जैसे चोरी, मारपीट, आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज करना और जाँच करना भी काम है। इतना ही नहीं, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अन्य घटनाओं की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को देना है। साथ ही फसल का निरीक्षण करना, मौतों की रिपोर्ट देना और भूमि हस्तांतरण, खरीद फरोख्त की जानकारी रखना है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाजे से जिम्मेदारी ज्यादा है। ऐसे में अगर पटवारी इलाके में नहीं बैठेंगे तो गाँव के लोग कहाँ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।